सुबह सुबह तालाब में तैरती बतखें, कभी कभी उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज, अपने दरबे में उछल कूद करते मुर्गे मुर्गियां, गायों के बेड़े से आती हल्की हल्की हलचल, अपने खेत की सब्जियां, अपने खेत के फल और अपने ही खेत का अनाज, और सबसे बड़ी चीज शुद्ध ताजी हवा। शहर की भागम भाग से दूर ऐसा मंजर किसे पसंद नहीं होगा। अधिकतर लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ऐसी ही करना चाहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ संस्थान में तो हम करियर प्लानिंग की बात करते हैं। जी हाँ, प्रकृति के नजदीक जिंदगी बिताने का ये मौका आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए आपको साइंस और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और इस तरह की खेती के लिए आपको तैयार करता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा इंस्टीट्यूट। ये देश में अपनी तरह का पहला और विश्व का जाना माना इंस्टीट्यूट है जो नई दिल्ली में स्थित है। पूसा संस्थान बड़ा एक ऐतिहासिक संस्थान है। 1905 में इसकी स्थापना हुई। बिहार में एक समस्तीपुर जगह है जो अब जिले के रूप में भी है, वहाँ एक पूसा स्थान था जहाँ पर पहले बार इसकी नींव पड़ी और उसके बाद से इसकी शुरुआत हुई। अभी भी वहाँ पर एक रीजनल स्टेशन के रूप में हम वहाँ पर स्थापित हैं, वहाँ से भी काम करते हैं। लेकिन जब 1934 में बाढ़ आई, बाढ़ क्या नहीं, 1934 में जब भूकंप आया तो ये निर्णय हुआ कि इसको दिल्ली में स्थानांतरित किया जाए, और तब 1936 में जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, तब वहाँ से यहाँ दिल्ली लाया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। आजादी के बाद जब अर्थव्यवस्था के नाम पर सिर्फ खस्ताहाल खेती थी, उस वक्त इस संस्थान ने बड़ी भूमिका निभाई और बदलाव की एक बयार लाया जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। और इस हरित क्रांति को लाने का काम किया इसी संस्थान से निकले महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। इस क्रांति में उनके साथ थे हरित क्रांति के जन्मदाता, नोबेल प्राइज विजेता नॉर्मन बोरलॉग। 1950 के दशक से शुरू हुए इस अभियान का मकसद था बेहतर सिंचाई, बेहतर बीज, खाद और बेहतर कृषि उपकरणों की सहायता से ज्यादा अन्न का उत्पादन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की रस्ट रेजिस्टेंट प्रजातियां निकाली जो फफूंदी से होने वाले रोगों से लड़ने की क्षमता रखती थीं। इस प्रजातियों में थे पूसा 718, 737, 745 और 760। इन प्रजातियों के चलते गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में किसानों को काफी सहायता मिली। इसी तरह संस्थान ने धान की कई किस्में इजाद की। इन किस्मों में धान के पौधों की लंबाई कम थी, इनमें पानी की खपत कम होती थी और फसल कहीं ज्यादा। इसका सबसे सफल उदाहरण है पूसा बासमती 1121। जहां पारंपरिक तरीके से उगाए जाने वाले बासमती की उपज मात्र 2.5 टन प्रति हेक्टेयर होती है, वहीं पूसा बासमती की उपज 5 से 7 टन प्रति हेक्टेयर की है। ये चावल लंबे दाने और अपनी खुशबू के लिए जाने जाते हैं। इस चावल को आज ना जाने कितने बड़े बड़े ब्रांड्स के नामों से बेचा जा रहा है। यही नहीं, इसके निर्यात से हर साल करीब 32,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी भारत कमा रहा है।
इसी तरह संस्थान ने बायो फर्टिलाइज्ड मेज यानी मक्के की करीब 4 प्रजातियां विकसित की हैं, जिन्हें देश के विभिन्न भागों की जलवायु को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इन प्रजातियों की खासियत है कि इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसी तरह पूसा में सरसों की एक खास प्रजाति को विकसित किया गया है, जो कि कनोला के बहुत निकट है, इसीलिए इसे इंडोला का नाम दिया गया है। इससे बनने वाले तेल में हानिकारक यूरिक एसिड की मात्रा 2% से भी कम है, जबकि आम तेल में यूरिक एसिड की मात्रा 50% से भी ज्यादा होती है। इस एसिड से बड़ों में दिल की बीमारी, मियोकार्डियल फाइब्रोसिस और बच्चों में लिपिडोसिस नाम की बीमारी होती है। इसके अलावा संस्थान में विकसित 12 आम्रपाली आम, रेड और येलो कैप्सिकम, खीरे, करेले, टमाटर, गाजर और सारदा की तमाम प्रजातियां किसानों की आमदनी बढ़ा रही हैं। उपज बढ़ाने के अलावा संस्थान ने मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने, कीटनाशक, जैविक खाद जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण काम किया है। पूसा को सीट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसके जो आप कह सकते हैं हरित क्रांति के जो जनक थे या जिनकी सोच से इसका उपज हुआ, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन उस समय यहाँ पर हमारे संस्थान के डायरेक्टर थे, और उनकी देख रेख में जो पहले बार ट्रायल्स जो ड्वार्फ फीड पे शुरू हुए, उनके देख रेख में शुरू हुए, हमने किया, और देश के अन्य जो संस्थान थे उन्हें भी हमने एक तरह से निर्देशन जो देना चाहिए उसको उपलब्ध कराया। तो देश में सबसे पहले यहाँ पर जो ड्वार्फ फीड की वैरायटी थी उनकी टेस्टिंग यहाँ शुरू हुई, और उनको लेते हुए जो मैक्सिको से जेनेटिक मटेरियल मिला हमें, उसको अपने यहाँ के जो वैरायटी थी उनमें समावेश करते हुए प्रजातियों का, बहुनी प्रजातियों का विकास हुआ, जिससे बाद में चलकर हरित क्रांति हुई, और देश में जो बहुधा खाद्यान्नों की कमी थी, अनाज दूसरे देशों से हमें मंगाना पड़ता था, उसमें हम सफलता पा पाए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अपनी पुरानी उपलब्धियों के आधार पर ही नहीं, बल्कि अपनी रिसर्च और नई खोजों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आज भी यहाँ के विभिन्न विभागों में स्थित स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स में उच्च दर्जे के अनुसंधान कार्यक्रम चल रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं संस्थान के कुछ विभागों में, जहां आधुनिकतम तकनीक से वैज्ञानिक अनुसंधान के कामों को अंजाम दे रहे हैं। यह है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक फाइटोट्रॉन फैसिलिटी। ये एक तरह का लैब है जहां पर आकर देश दुनिया की विभिन्न संस्थाएं अनुसंधान का कार्य करती हैं। आप ये जो बड़े बड़े क्यूबिकल्स देख रहे हैं, दरअसल ये ग्रोथ चेंबर्स हैं। यहाँ तापमान से लेकर आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, गैसों की मात्रा, सब कुछ कंट्रोल की जा सकती है। इस चेंबर में सोयाबीन की एक खास किस्म को विकसित किया जा रहा है, जो कि वातावरण में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने के बावजूद अच्छी फसल दे सकती है। यानी अगर वातावरण बिगड़ता भी है, तब भी लोगों को खाद्यान्न की कमी नहीं होगी। इसी तरह मसूर की दाल के ये पौधे पानी और लवण यानी सॉल्ट के घोल में उगाए गए हैं। मकसद है मसूर की दाल की उस किस्म का इजाद करना जो लवणीय भूमि में भी अच्छी फसल दे सके। संस्थान में तैयार की गई ऐसी ही किस्म उत्तर पूर्वी राज्यों को भेजी जा चुकी है और वहां के किसान सफलता से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी ही मक्के की एक प्रजाति को विकसित किया जा रहा है, मक्का जो ज्यादा पानी मिलने से सड़ जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रजाति विकसित की जा रही है उसे सिर्फ पानी में ही विकसित किया जा रहा है। यानी अगर प्रयोग सफल रहा तो पानी में डूबे रहने के बावजूद इस प्रजाति से मक्के की फसल पैदा की जा सकेगी। ऐसे ही इन ग्रीन हाउसेस में कई दूसरी फसलों जैसे रेड और येलो कैप्सिकम, आलू इत्यादि पर शोध चल रहे हैं। फाइटोट्रॉन होता है एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन सुविधा। तो इसमें होता है क्या
जैसे आप कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बाहर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कभी भी जो वातावरण वो बदल जाता है, कभी टेम्परेचर बढ़ गया, कभी घट गया, अचानक बारिश आ गया, तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। तो इसीलिए फाइटोट्रॉन में क्या करते हैं, हम आपको ऐसा कंडीशन देते हैं जहाँ पे आपका टेम्परेचर हो या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बोलते हैं हम, तो इसको पूरा एक्यूरेट रहता है। ज़र उसका फल ये होता है जो आपको डाटा मिलते हैं वो सही होता है। हमारी जरूरतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, जबकि संसाधन सीमित हैं या उनमें कमी हो रही है। खेती भी बहुत कुछ प्रकृति में मौजूद संसाधनों पर निर्भर करती है। संसाधनों पर तो हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन पेड़ पौधों को एक हद तक इतना प्रभावी बनाया जा सकता है कि वो सीमित संसाधन में भी भरपूर पैदावार दें। कुछ इसी तकनीक पर काम करती है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ये कार्यशाला नानाजी देशमुख प्लांट फिनोमिक्स सेंटर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 45 करोड़ रुपए से बनी इस लेबोरेटरी में 4 ग्रीन हाउस और 8 फेनोटाइपिंग सेंसर्स मौजूद हैं। ये फिनोमिक्स की विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। लैब की इस कन्वेयर बेल्ट पर जो पौधे चल रहे हैं, दरअसल वो इस तरह के 4 ग्रीन हाउसेस में अलग अलग परिस्थितियों में रखे गए हैं। इन्हें अलग अलग मात्रा में पानी, आर्द्रता, तापमान इत्यादि मुहैया कराया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस कन्वेयर बेल्ट पर ये पौधे क्या कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रहने के बाद ये पौधे फुल बॉडी चेकअप के लिए जा रहे हैं। यानी यहाँ इनकी लंबाई, इनके वजन, इनकी बाहरी सेहत, इनकी आंतरिक सेहत, सबके बारे में रिसर्च की जाती है। इस चेंबर में लगे कैमरों से इन पौधों को स्कैन किया जाता है। पहले जो फोटो निकलती है वो सामान्य RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू फॉर्मेट में होती है, लेकिन कैमरे में लगे सेंसर्स इस फोटो का और ज्यादा एनालिसिस करते हैं। बाद में एक फोटो निकलती है जिसमें पत्तियों पर लाल, हरे और पीले रंग के पैचेस यानी धब्बे देखने को मिलते हैं। इस प्रयोग से वैज्ञानिक पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना ये पता लगा सकते हैं कि कम पानी और कम खाद में भी पौधे की ये किस्म कितने प्रभावी रूप से पनप सकती है। पहले इस तरह के प्रयोग के लिए न जाने कितने ही पौधों को नष्ट करना पड़ता था और ये पूरा प्रोसेस भी काफी लंबा हुआ करता था। भारत में सबसे बड़ा फिनोमिक्स की फैसिलिटी हमने बनाई है और इसका उद्देश्य ये है कि जो क्लाइमेट चेंज की बात हम करते हैं कि पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, उससे निपटने के लिए जो प्रजातियों का विकास होना चाहिए, चाहे गेहूं की प्रजाति हो या धान की हो या दलहन की हो, तिलहन की हो, तो उन प्रजातियों को विभिन्न तापक्रम के ऊपर हम फिनोमिक्स में ऐसी फैसिलिटी पूरी तरह से कंट्रोल्ड है जिसमें टेम्परेचर और कूलिंग सभी कंट्रोल्ड है, तो उसमें उसको ग्रो करते हैं, उस फसल को उगाते हैं और ये देखते हैं कि अनेक जो तापक्रम में भिन्नता है 5 से 25 डिग्री तक, उस भिन्नता पर कोई एक तरह का जो पौधा है वो कैसे व्यवहार करता है और जो उसको 3D इमेजिंग जो करते हैं वो इमेजिंग को बराबर रिलेट करते हैं साइंटिफिक जो डेवलपमेंट उस प्लांट का है उससे, और देख करके पता करते हैं कि इस प्लांट का व्यवहार कैसा है। शहर की घुटन और भाग दौड़ से दूर अपना फार्म कौन नहीं चाहता, लेकिन जमीन, पैसे और संसाधन की कमी अगर आपका रास्ता रोक रही है तो यकीन मानिए आप इस पर फिर से विचार कर सकते हैं। दरअसल पूसा इंस्टीट्यूट ने कम जमीन में मुनाफे की खेती का एक मॉडल तैयार किया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल, जिसके तहत आप 1 हेक्टेयर से लेकर 2 या 3 हेक्टेयर तक के मॉडल फील्ड्स तैयार कर सकते हैं। इन मॉडल फील्ड्स की खासियत ये होती है कि इसमें आप खेती पर आधारित नहीं होते हैं। इसमें आप मछली पालन से लेकर डेयरी तक का इस्तेमाल कर साल भर की कमाई सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए हम आपको एक ऐसे ही मॉडल से रूबरू कराते हैं। यह जो आप तालाब देख रहे हैं, इनमें मछली पालन किया जा रहा है, जिसके तहत कतला, रोहू और मृगल मछलियां पाली जाती हैं।
ये तालाब बतखों के लिए भी काम आता है। बतखों का इस्तेमाल अंडों के लिए होता है। प्रोटीन ज्यादा होने के कारण ये अंडे आय का अच्छा स्रोत हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बत्तख सालाना लगभग 300 अंडे देती है। तालाब का पानी हर 35 से 40 दिन बाद बदला जाता है, लेकिन मछलियों और बतखों के खाने के कारण इस तालाब में नाइट्रोजन की मात्रा और बढ़ जाती है, जिससे खेतों के लिए ये और भी लाभदायक हो जाता है। इसी तालाब से लगा मुर्गियों का दरबा है, जिसमें कई किस्म की मुर्गियां हैं। इनके अंडे भी दैनिक आय का अच्छा स्रोत हैं। इस मॉडल में एक डेयरी को भी जगह दी गई है, जहां बिना मिलावट का ऑर्गेनिक दूध इस वक्त निकाला जा रहा है। इस दूध की शुद्धता का राज इन गायों को दिए जाने वाले चारे में है। ये चारा न सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है, बल्कि इसमें कैल्शियम और दूसरे तत्व भी शामिल किए जाते हैं। इस 1 हेक्टेयर के मॉडल में जरूरी है कि ऐसी फसलों को उगाया जाए जो कम से कम जमीन और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दें। इसी बात को ध्यान रखते हुए यहाँ लौकी, भिंडी, बेबी कॉर्न और मक्के की फसलों को लहलाते हुए आप देख पा रहे हैं। इसी 1 हेक्टेयर जमीन पर नर्सरी को भी शामिल किया जाता है। रोचक बात यह है कि आप इस मॉडल को अपनाकर सालाना 3 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर सकते हैं। इस मॉडल को मैनेज करने वाला एग्रोनॉमी डिवीजन नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण दे रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल, ये आपने देखा होगा कि केवल खेती के ऊपर निर्भर रह के किसान अपनी आजीविका नहीं सुनिश्चित कर सकता। उसको भरण पोषण के लिए चावल और गेहूं के साथ दालें चाहिए, तेल चाहिए, सब्जियां चाहिए, फल फूल व मीट मछलियां भी चाहिए, अंडे भी चाहिए। तो उसके लिए सारे इंटरप्राइज को एक किसान जिसके परिवार में 5 से 6 सदस्य हों, उसको क्या भरण पोषण की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से इनको 1 हेक्टेयर के मतलब 2.5 एकड़ के एक मॉडल पर रखा गया है। और वहाँ पे उनका आपस में ऐसा समावेश किया गया है कि बाज़ार से कम चीज़ें लाई जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। और ये पाया गया है कि लगभग 50% तक फर्टिलाइज़र का प्रयोग जो बाज़ार से बाहर से खरीद के आता है, इससे कंट्रोल में आ गया है, कम किया गया है। बढ़ती आबादी कोई नई समस्या नहीं है। समस्या तो तब होती है जब इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनाज की कमी से जूझता है। पूसा संस्थान का देश के अनाज उत्पादन में योगदान हमारी और आपकी सोच से परे है। पूसा इंस्टीट्यूट का आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स विभाग अनाज की नई किस्मों का विकास करता है। ऐसी किस्में जिसमें प्रोटीन और दूसरे खनिज की मात्रा ज्यादा होती है। ये जानकर आपको हैरानी जरूर होगी कि देश में हो रहे 104 मिलियन टन गेहूं के उत्पादन में 60% यानी लगभग 55 मिलियन टन गेहूं पूसा की किस्मों का होता है। आज पूसा संस्थान उनके द्वारा विकसित सालाना 4.5 मिलियन टन बासमती चावल का विदेशों में निर्यात कर 32,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। संस्थान का जेनेटिक्स डिवीजन बाजरे की फसल में ज्यादा आयरन और जिंक के साथ साथ ही मक्के की फसल में अमीनो एसिड की प्रचुरता वाले किस्म भी विकसित कर चुका है। इन किस्मों की शोध के लिए संभाग के पास आधुनिक लैब्स और सभी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे फसलों की उत्तम किस्मों का विकास एक मुख्य विषय है। इसके साथ ही साथ जो प्राकृतिक संसाधन है कृषि के क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, उनके ऊपर कार्य करते हैं। तमाम तरह की जो बीमारियां या कीड़े अलग अलग फसलों में लगते हैं, उनके बारे में अध्ययन और किस प्रकार से उनका नियंत्रण किया जाए। इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता कि बनती बिगड़ती लाइफस्टाइल के इस दौर में हमारे खाने की गुणवत्ता न सिर्फ गिरती जा रही है, बल्कि साथ ही मिलावटी या बीमारू खाना हमारे घरों में अपनी जगह बना चुका है। पूसा इंस्टीट्यूट ने अपनी दीवारों के इस दायरे में इस बात की व्यवस्था की है कि खाने को वायरस और हानिकारक कीड़ों से कैसे बचाया जाए।
संस्थान के प्लांट पैथोलॉजी संभाग में मौजूद वायरल रेफरल लेबोरेटरी में आपके खाने में पाए जाने वाले वायरस की जांच के लिए एक किट बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल देश की लगभग सारी वायरस लैब्स में किया जाता है। आप ये जो टेस्टिंग ट्रे में पीले सैंपल्स देख रहे हैं, इसमें मौजूद है आपका खाना दूषित करने वाला वायरस। इस प्रयोगशाला में सालाना लगभग 1500 सैंपल्स की जांच की जाती है, जिसमें अधिकतर सैंपल्स गन्ने और केले के होते हैं। फसलों में कीड़ा लगने से बचाने के लिए इंस्टीट्यूट में नेमाटोड डिवीजन में ऐसी ही एक प्रयोगशाला मौजूद है। इस लैब की खासियत ये है कि केमिकल्स का इस्तेमाल किए बिना इन कीड़ों पर नियंत्रण किया जाता है, जिससे फसलें खराब तो नहीं होती, साथ ही केमिकल से बचे रहने की वजह से स्वास्थ्य के नजरिए से भी सुरक्षित बनी रहती हैं। विषाणुओं पे हमारे पास बहुत ही हाई लेवल का रिसर्च चलता है, जिसमें जैसे कि आपको पता होगा विषाणु मतलब जो वायरल डिजीज़ हैं, इनकी रोकथाम करना एक बड़ा मुश्किल जटिल कार्य है। उसमें हमारा बहुत एडवांस वर्क चलता है यहाँ पर कि हम उनको कैसे उनकी पहचान करें कि ये कौन सी वायरस है, और उसके ऊपर जीनोमिक स्टडीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर, और उनके नए नए तरीके खोज रहे हैं जिनमें कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, उसका भी हमारे यहाँ कार्य हो रहा है। ये डिवीज़न जो है सूत्रकृमि विभाग पूसा इंस्टीट्यूट में 1966 में एस्टैब्लिश किया गया है। 1969 से MSc PhD प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं। तब तक 3 साल डिवीज़न में सिर्फ रिसर्च और एस्टैब्लिशमेंट चलता रहा, और इस डिवीज़न में मेनली हम ये सूत्रकृमि जो नेमाटोड इंग्लिश में कहते हैं, इसके ऊपर हम काम करते हैं। पूसा इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण और आपके खाने की सेहत का ख्याल रखने के लिए वैसे तो कई प्रयोगशालाएं मौजूद हैं, लेकिन साल 1955 में शुरू की गई मिट्टी की जांच करने वाली लैब में कुछ खास बात है। यहाँ मिट्टी के सैंपल्स को जांच कर ये पता लगाया जाएगा कि ये कितनी उपजाऊ है और इसमें कौन सी चीज उगाना ठीक रहेगा। कई बार किसान जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर फसल और मिट्टी दोनों को ही खराब कर लेते हैं। ऐसे में इस लेबोरेटरी में इस बात की आप जांच कर सकते हैं कि आपकी मिट्टी में कितने पोषक तत्व मौजूद हैं। प्रयोगशालाओं में अपनी ही तरह का एक लैब पेस्टिसाइड रेफरल लेबोरेटरी भी संस्थान में मौजूद है। खेती में सिर्फ बीज या बेहतर उपजाऊ मिट्टी से ही अच्छे परिणाम नहीं मिलते, फसलों को खराब होने से बचाना उतना ही जरूरी है। अक्सर फसलों में कीड़े लगना आम बात है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कीटनाशक आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें, इसे सुनिश्चित करने के लिए ये लैब सैंपल्स की जांच कर पेस्टिसाइड से आपकी सेहत की सुरक्षा करता है। सॉइल की लेबोरेटरी भी यहाँ पे बड़ी रेफरल लेबोरेटरी है, पेस्टिसाइड्स की भी रेफरल लेबोरेटरीज है। और रेफरल का मतलब ये है कि यदि किसी गुणवत्ता का मापदंड कराना हो तो ये लैब है जो कि उसको कर पाएगी। जैसे पेस्टिसाइड किसी चीज़ के लिए बना और वो पेस्टिसाइड क्या वैसा ही व्यवहार कर रहा है कि नहीं, तो वो जो रेफरल लेबोरेटरी है वो उसका आंकलन करती है, जांच करती है और फिर बताती है। तो पेस्टिसाइड्स को एक तरह से आप कह सकते हैं प्रयोग में लाया जाता है। वैसे तो साल 1958 में ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, जिसके बाद से ही संस्थान में MSc, MTech और PhD के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। सालाना लगभग 350 विद्यार्थी इंस्टीट्यूट के 26 संभागों में रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज के लिए दाखिला लेते हैं, जिनमें 70% से भी ज्यादा स्टूडेंट का प्लेसमेंट कोर्स खत्म होने के साथ ही हो जाता है। फरवरी 2018 तक पूसा इंस्टीट्यूट कुल 4025 विद्यार्थियों को MSc, 47 स्टूडेंट्स को MTech और कुल 4791 PhD अवार्ड कर चुका था। इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे इन विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी मौजूद है। संस्थान में अपनी तरह की एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर लाइब्रेरी भी है, जहां एग्रीकल्चर फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस और वाटर टेक्नोलॉजी से संबंधित किताबें पढ़ी जा सकती हैं।
संस्थान के कार्य और इसकी महत्वता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने असम और झारखंड में भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है। जिन छात्रों का भी यहाँ पर प्रवेश होता है उनको हम फेलोशिप देते हैं एमएससी में और पीएचडी में। साथ ही उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पर छात्रावासों में की जाती है। छात्रावास में मेस भी है और क्रीड़ा की व्यवस्था है ताकि वो स्वस्थ रहें, खेल कूद में भाग लें और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें। और इसके साथ ही साथ हमारा एक जो है स्वामीनाथन पुस्तकालय है, बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कृषि के क्षेत्र का पुस्तकालय है, जिसमें हर तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं, जहाँ पर जाकर छात्र अध्ययन करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा इंस्टीट्यूट को आज 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। समय के साथ इस संस्थान ने बदलाव देखे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संस्थान बदलाव का स्रोत बना। बदलाव लाने की संस्थान की मुहिम आज भी कायम है। यहाँ के वैज्ञानिक तो बदलाव लाने की दिशा में कार्यरत हैं ही, साथ ही संस्थान सुनिश्चित कर रहा है कि यहाँ से निकले छात्र बदलावों की इस प्रक्रिया को जारी रखें। यहाँ आकर विश्वास हो जाता है कि किसान को एक दोस्त की कमी कभी नहीं खलेगी, क्योंकि उसकी हर परेशानी में पूसा इंस्टीट्यूट उसके साथ खड़ा है।